गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। किसी भी एटम का अगर हमें मास पता हो, जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी एटम है, अगर हमें उसका मास पता होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों के मास को घटा करके न्यूक्लियस का मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के मास का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एटम का मास पता करना होगा। तो एटम की मास को पता करने के लिए जो उपकरण होता है उसे क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। सबसे पहले जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया था वो जे थॉमसन ने बनाया था। ठीक है, तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होगा, परमाणुओं के द्रव्यमान को मापने वाला उपकरण द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब जो सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया गया था वो किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा बनाया गया था। लेकिन जे थॉमसन ने जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया था, इन्होंने जो पॉजिटिव रेज होती है, धन किरणें, उनको मेजर करने के लिए जे थॉमसन ने मास स्पेक्ट्रोग्राफ को बनाया था। लेकिन ये ज्यादा अच्छा नहीं था, ये सुग्राही नहीं था। इनके बाद में सबसे पहले सबसे अच्छा सुग्राही जो हमारा मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है वो बनाया था एस्टन ने। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ के कुछ पार्ट्स होते हैं, ये 3 इसके चरण होते हैं। फर्स्ट होता है आयन स्रोत, आयन सोर्स। ठीक है, जो भी एटम जिसका हमें मास निकालना है, क्या करते हैं, उसके आयन्स प्राप्त किए जाते हैं। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि आयन सोर्स में किस प्रकार से एटम से आयन प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद में सेकंड होता है इसका पार्ट फिल्टर या रिकॉर्डिंग फिल्टर होता है, और थर्ड होता है रिकॉर्डिंग चेम्बर या अभिलेखन कक्ष। ठीक है, फिल्टर या फोकसिंग यहां पर करते हैं, और थर्ड होता है इसमें रिकॉर्डिंग चेम्बर, अभिलेखन कक्ष। तो यहाँ पर जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, इसके द्वारा जो मास का एस्टिमेशन करते हैं, ये मास हमें स्पेक्ट्रम के रूप में मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट होती है, और यहाँ पर जो भी हमारे पास में एटम्स है, एक से ज्यादा एटम्स हैं, अलग अलग द्रव्यमान के जो मास होंगे, ठीक है, अलग अलग जो मास के हमारे पास में एटम्स हैं, क्या होगा, उनके संगत हमें लाइनें मिलती हैं। ठीक है, जैसे एक लाइन जो हमें मिल रही है वो क्या होगी, सेम मास के एटम्स की है, फिर उसके बाद में अलग मास के एटम्स की, तो अलग अलग यहाँ पर लाइनें मिलती हैं। और ये जो लाइंस होती है इन्हें क्या कहते हैं, हम मास स्पेक्ट्रम, द्रव्यमान वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर ये जो लाइन मिल रही है इन्हें हम मास स्पेक्ट्रम कहते हैं, द्रव्यमान वर्णक्रम। और इन मास स्पेक्ट्रम से किसी भी एटम के मास और उसके न्यूक्लियस के मास को मेजर किया जाता है, और जो हमें मास मिलता है, न्यूक्लियस का मास जो हमें मिलता है, उससे न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमारे पास में न्यूक्लियस के जो समस्थानिक होते हैं, और भी बहुत सारे न्यूक्लियस की जो इंटरएक्शंस हैं, जैसे फ्यूजन और फिशन जो इंटरेक्शंस होती हैं, वो सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पता की जा सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मास स्पेक्ट्रम जो होगा वो क्या होता है, मास को मेजर करने के काम आता है। अब हम बात करते हैं कि आयन सोर्स जो होगा, आयन स्रोत में किस प्रकार से आयन्स बनाए जाते हैं, फिर फिल्टर के द्वारा किस प्रकार से हमें सेम वेलोसिटी के या सेम एनर्जी के या सेम मोमेंटम के क्या होते हैं वो एटम्स मिलेंगे,
और यहाँ पर क्या होते हैं, उनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है, यानी वो एक्सिलरेट होते हैं, त्वरित होते हैं। ठीक है, आयंस जो होंगे वो इस फिल्टर के अंदर क्या होते हैं, एक्सिलरेट होते हैं। फिल्टर के भी हमारे पास में 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होगा ऊर्जा फिल्टर, सेकंड हमारा होता है संवेग फिल्टर, मोमेंटम फिल्टर, थर्ड अपना होता है वेग फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर इसे कहते हैं। इसके बाद में हमारा अभिलेखन कक्ष रिकॉर्डिंग चेम्बर आता है, और रिकॉर्डिंग चेम्बर के अंदर क्या लगी होती है, फोटोग्राफिक प्लेट लगी होती है, जिसके ऊपर हमें क्या मिलता है, मास स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ के निम्न 3 मुख्य भाग होते हैं। फर्स्ट हमारा आयन स्रोत था, ठीक है। आयन स्रोत के अंदर जब आयन प्राप्त करते हैं तो अलग अलग टाइप से होते हैं, इसके अलग अलग मेथड होते हैं जिनसे हम आयन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे क्षारीय धातुएं अगर हैं, सोडियम, ठीक है, सीजियम, पोटेशियम, जो भी अपने, तो क्षारीय धातुओं के अगर आयन प्राप्त करने होते हैं तो क्या करते हैं, इनकी खनिजों को गर्म करते हैं, जिससे कि इनके आयन्स प्राप्त हो जाते हैं। और अगर हमारे पास में उच्च ताप सहन करने वाले जो एटम्स हैं, ठीक है, जैसे कि गोल्ड है, यूरेनियम है, अगर इस प्रकार के हमारे पास में एटम्स है जो कि हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, इनके हमें अगर आयन्स प्राप्त करने होते हैं तो इनका क्या किया जाता है, दोलमी स्पार्क किया जाता है इलेक्ट्रोडों के मध्य, ठीक है, उनसे इनके आयन प्राप्त किए जाते हैं। थर्ड, अगर किसी गैस का हमें आयन प्राप्त करने होते हैं तो गैस को क्या किया जाता है, विसर्जन नली में से प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि उस गैस के कैथोड के सिरों पर हमें क्या मिल जाते हैं, गैस के आयन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर गैस के आयन्स प्राप्त करेंगे तो विसर्जन नली में से प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग मेथड से हमें आयन्स प्राप्त हो सकते हैं किसी भी एटम के, अगर हमें आयन प्राप्त करने होंगे। तो आयन सोर्स का ये काम होता है कि आयन सोर्स में हमें एटम्स प्राप्त होंगे, यानी आयन्स की बीम हमें प्राप्त होती है। कोई भी अगर हमारा आयन सोर्स है उसके आगे स्लिट लगा दी जाती है, तो उस स्लिट में से जब आयन सोर्स में से आयन्स पास होते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयन बीम मिलती है, आयन पुंज मिलता है। ठीक है, अब इस आयन पुंज को फिल्टर में से गुजारा जाता है। फिल्टर जो होंगे वो उपकरण होते हैं जिनके द्वारा हमें सेम एनर्जी, सेम मोमेंटम या सेम वेलोसिटी के आयन्स प्राप्त हो सके, और यहाँ पर ये जो आयन है वो एक्सेलरेट होते हैं, त्वरित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो फिल्टर हैं, हम फिल्टर के बारे में पढ़ते हैं, जो हमने 3 टाइप लिखे थे। ठीक है, फिल्टर में हम सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा फिल्टर। ऊर्जा फिल्टर के अंदर क्या होता है कि वह फिल्टर जिसमें हमें समान ऊर्जा के क्या होंगे, आयन्स प्राप्त होंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऊर्जा फिल्टर कहलाता है। और इसको हम स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास में 2 प्लेट्स होती हैं जिनमें होल होता है, इन प्लेटों के बीच में ऊर्जा फिल्टर भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक तो बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर यूज किया जाता है, एक हमारी इस तरह से प्लेट्स होती हैं, उनसे ऊर्जा फिल्टर हम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये प्लेट्स है, इनके बीच में होल होता है। इन प्लेट्स के बीच में क्या लगाया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विभवांतर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास में मान लो जो आयन्स आ रहे हैं उनका आवेश जो है Q इक्वल टू NE है। N का मतलब यहाँ पर कि आवेश जो होगा उनका कितना हो सकता है,
ई भी हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, क्योंकि मान लो हमारे पास में कोई आयन है, कोई भी एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी एटम है, उसका आयन H+ है हमारे पास में या प्लस प्लस है, तो अगर प्लस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, उसका चार्ज 2e हो जाएगा। अगर ओनली प्लस है तो हमारे पास में चार्ज कितना होगा, e होगा। ट्रिपल प्लस होगा तो आवेश हमारा कितना हो जाएगा, 3e हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या ले रहे हैं कि जो आयंस हैं उनका जो चार्ज है वो कितना है, Ne है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में जो ऊर्जा फिल्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जब आयंस यहाँ से प्रवेश करते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये जो धनायन हमारे आ रहे हैं, ठीक है, धनायन जो भी अपने पास में आ रहे हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम वेग से ये आ रहे हैं। तो इनकी जो वेलोसिटी है अप्रोक्सीमेट हम क्या ले लें कि 0 है। अगर इनकी वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनकी एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² = 0। बहुत कम वेलोसिटी से ये आ रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेट हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब ये जो आयन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेंगे तो वहां पर क्या होगा, इन आयंस की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। यहां पर इन लोगों को, ठीक है, क्यूवी जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर, वो क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल है, तो ये NeV पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, इन आयंस की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो जब आयंस इस फिल्टर से बाहर निकलेंगे तो उनकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो इंक्रीज हो जाएगी, इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये एक्सेलरेट हो जाते हैं। तो ½ mv² = क्या हो जाएगा, NeV के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, साधारण ऊर्जा फिल्टर कहलाता है। इनको यहाँ पर जितना हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी हमें मिलती है। तो ये तो हमारा साधारण ऊर्जा फिल्टर कहलाता है। इसके अलावा ऊर्जा फिल्टर जो यूज करते हैं, एक बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर को यूज किया जाता है। ठीक है, वहां पर क्या लगे होते हैं, हमारे बेलनाकार कैपेसिटर प्लेट्स लगी होती हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, ये अपना साधारण ऊर्जा फिल्टर। सेकंड अपन यूज करते हैं बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर। बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में दो बेलनाकार प्लेट्स होती हैं, C1 और C2। ठीक है, दो हमारे पास में कैपेसिटर प्लेट्स है, C1 और C2। और यहां पर ये दो हमारे, इनके बीच में P और Q इस प्रकार से होल होते हैं, जगह होती है। ठीक है, इन प्लेट्स के बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस इनमें D है। ठीक है, D डिस्टेंस है इनके बीच में। और ये इस प्रकार है, क्योंकि ये बेलनाकार इस शेप में है अपने पास में, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये जो दूरी है सेंटर से इनकी R है। और इन प्लेट्स के बीच में क्या लगाया जाता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में विभवांतर V है। ठीक है, विभवांतर V अगर होगा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में और D डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E = V/D। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E = V/D। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, जब आयन इसमें प्रवेश करते हैं, ठीक है, अब आयंस यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं तो उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, विद्युत बल। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होता है तो क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इनके ऊपर क्या लगेगा, विद्युत बल लगता है। ठीक है, और इस विद्युत बल के कारण ये क्या होंगे, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होंगे। मान लो अगर कोई इस प्रकार से आ रहा है तो इस विद्युत बल के कारण क्या होगा, इनके पाथ पर इफेक्ट होगा। अब इनके पाथ पर इफेक्ट होता है तो हम देखते हैं कि हमारी जो प्लेट्स है वो इस शेप में है। ठीक है, इस शेप में प्लेट्स हैं।
और ये यहाँ से इनके एंटर और ये बाहर निकलने का इनका क्या होगा, पाथ है। तो इन जो हमारी प्लेट्स है, इनमें से बाहर कौन से आयन निकल सकते हैं जो कि इस पाथ को बनाए रखेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमारा, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल जो हमारा फोर्स होता है अभिकेंद्रीय बल के बारे में, कि कोई भी पार्टिकल है अगर वो इस सर्कुलर पाथ पर चलता है, ठीक है, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए होता है, अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो इस पाथ को बनाए रखेंगे, इस प्रकार का जो कर्व्ड पाथ है, सर्कुलर मोशन जो है इनका, क्योंकि वो तभी क्यू से बाहर निकल पाएंगे। अगर वो डिफ्लेक्ट हो गए इधर उधर, अगर किसी और पाथ पर वो चल रहे तो क्या होगा, वो क्यू से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, उस टाइम क्या होगा कि उन्हें ये वाला पाथ बनाए रखना आवश्यक है। अब ये जो पाथ है, ये अभिकेंद्रीय बल, इस पाथ को बनाए रखने के लिए उनको कौन प्रोवाइड करवाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स उन पर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना होता है, QE होता है। Q का मान कितना है, NEE। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको प्रोवाइड करवाता है ये जो अभिकेंद्रीय बल होगा। ठीक है, और जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे पार्टिकल्स, यानी इनके ऊपर जो F लग रहा है, F किसके इक्वल हो जाएगा, mv²/r, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, त्रिज्यीय है। तो यहाँ पर ये सेंटर की ओर एक फोर्स इनके ऊपर लग रहा है, तो सेंटर की ओर इनके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इनका पाथ क्या हो गया, ऐसे कर्व्ड पाथ हो गया। ठीक है, इस तरह के सर्कुलर पाथ पर वो चल रहे हैं। अब इस पाथ को बनाए रखने के लिए इन्हें जो फोर्स मिल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, तो जो चार्ज पार्टिकल्स हमारे जो आयंस है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि इनके ऊपर लगने वाला जो बल है NEE = mv²/r, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वही आयंस जो है वो इस क्यू से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्यू से बाहर निकलने वालों की एनर्जी क्या होगी, ½ mv²। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर हम ½ mv² का मान रखें तो कितना आ जाएगा, ½ NEE × r। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास में कि जो चार्ज पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, उनकी जो आयंस बाहर आ रहे हैं, उन सभी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 NEE × r है। ठीक है, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं है तो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो चुके हैं, यानी वो इस पाथ पर नहीं है और वो क्यू से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास में दो इस तरह की चीजें हैं, तो यहां से अगर किसी चीज को बाहर निकलना है, मान लो दो इस तरह की प्लेट्स हैं, तो वो क्या होंगे, अगर वो सीधे सीधे आ रहे हैं तभी तो वो बाहर निकल सकते हैं, अगर वो इस तरह से मुड़ गए तो वो बाहर नहीं निकल सकते। तो जिन आयंस की वेलोसिटी इस प्रकार से है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो क्या हो जाएगा, वही आयंस होंगे इस क्यू से बाहर निकलने वाले। ठीक है, और सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ½ mv² = 1/2 NEE × r होगी। ठीक है, ये हमारा ऊर्जा फिल्टर कहलाता है, एनर्जी फिल्टर। इसको लिख लो। फिर हम लोग बात करते हैं मोमेंटम फिल्टर की और वेलोसिटी फिल्टर की। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम निकालते हैं मोमेंटम फिल्टर जो होता है। मोमेंटम फिल्टर के अंदर क्या होगा कि हमारे पास में जो आयंस हैं अलग अलग क्या उनका मोमेंटम है, लेकिन मोमेंटम फिल्टर से हमें जो आयंस प्राप्त होंगे उन सबका संवेग क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, समान होगा। ठीक है, यानी अलग अलग संवेग वाले जो हमारे आयंस है उनसे समान संवेग के आयन प्राप्त करने वाला जो, या आयन हमें देने वाला जो फिल्टर होता है वो क्या कहलाता है, संवेग फिल्टर कहलाता है।
संवेग फिल्टर के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस प्रकार का है, त्रिज्य खंडी मैग्नेटिक फील्ड, सेक्टोरियल मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रकार का कोई मान लो हमारा मैग्नेट है और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अंदर की ओर है, इसे हम क्रॉस से शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब आयंस इस मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेंगे तब क्या होगा, उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, m मास के, मास कितना है आयंस का, m है, मास m है, और चार्ज जो है इनके ऊपर कितना है, ne है, और इनका जो वेग है, वेलोसिटी जो है इनकी कितनी है, v है। ठीक है, v वेलोसिटी, ne चार्ज और m मास के आयंस हमारे पास में आ रहे हैं। तो इन आयंस में क्या होगा, जब वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेंगे चुंबकीय क्षेत्र से, तो इनके ऊपर क्या लगता है, चुंबकीय बल लगता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और चुंबकीय बल के कारण क्या होता है कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा, इनके पाथ, ये जो जिस पाथ से आ रहे हैं उससे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में इनके ऊपर फोर्स लग रहा होता है उस साइड क्या हो जाएगा, इनका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू QVB। ठीक है, जो हम टोटल ऑरेंज फोर्स लिखते हैं, F इक्वल टू हमारा क्या होता है, QE प्लस V क्रॉस B। तो यहाँ पर QVB हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो इनके ऊपर F इक्वल टू QVB मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर भी वही ये सेक्टोरियल हमारा त्रिज्य जो ये चुंबकीय क्षेत्र हमने यूज किया है, तो क्या होगा कि वापस से जो चार्ज पार्टिकल्स हमारे हैं, आयंस जो हैं, क्या हो जाएगा इनके ऊपर, इन आयंस के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इनका पाथ चेंज होकर के क्या होगा, यहाँ पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा, और वो अभिकेंद्रीय बल किसके कारण मिलेगा, इस चुंबकीय बल के कारण। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, QVB, अब जो आयंस है वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, QVB इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में QVB इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले आयंस बाहर आएंगे। ठीक है, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जिनको ये विकेंद्रीय बल मिल रहा है और वो इस पाथ को बनाए रखते हैं, वो आयंस हमें बाहर मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से आयंस अगर प्रवेश कर रहे हैं तो बाहर आने वाले आयंस का क्या होगा, तो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, उनका मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम कितना आ जाएगा, यहाँ पर v से v कैंसिल, तो mv इक्वल टू QBr। ठीक है, तो ये मोमेंटम जिन पार्टिकल्स का होगा वो हमें यहाँ पर बाहर मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी आयंस हमें प्राप्त होंगे सबका मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फिल्टर होता है हमारा मोमेंटम फिल्टर कहलाता है। इसी प्रकार जो हमारा वेलोसिटी फिल्टर होता है, वेलोसिटी फिल्टर के अंदर क्या होगा, सेम वेलोसिटी के आयंस हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको बना लो, फिर हम लोग वेलोसिटी फिल्टर को लिखते हैं। थर्ड अपना फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर हम इसे कहते हैं। वेग फिल्टर के अंदर, वेलोसिटी फिल्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होते हैं। दो हमारे पास में स्लिट होती हैं, S1 और S2।
ये अपनी S1 और ये S2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वेलोसिटी फिल्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों लगे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, और वेलोसिटी फिल्टर है तो हमें जो आयंस मिलेंगे सेम वेलोसिटी के आयंस मिलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर है। ठीक है, इस प्रकार है उसकी डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा इस प्रकार होगा, ये हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ये तो अपना इस प्रकार है इलेक्ट्रिक फील्ड तो। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो इस तरह से ऊपर की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस प्रकार हो गई कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार है। ठीक है, और पार्टिकल्स हमारे इस तरह से आ रहे हैं, जो आयंस अपने आ रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, यानी जो आयंस है उनकी वेलोसिटी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर सभी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, तो दोनों के कारण ही क्या होगा, आयंस के ऊपर फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, तो इस फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, आयंस फिर से डिफ्लेक्ट होंगे अपने पाथ से। तो यहाँ पर जो हमारी स्लिट लगी है वो किस प्रकार है, एक के बाद यहाँ पर दूसरी स्लिट लगी हुई है। तो इस फील्ड में से, यानी दोनों जो फील्ड है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इन फील्ड में से वे आयंस बाहर निकलेंगे जो कि स्ट्रेट पाथ को बनाए रखेंगे, एक सीधी रेखा में जो गमन करेंगे। ठीक है, इस सीधी रेखा में चलने वाले, इस स्ट्रेट पाथ को बनाए रखने वाले जो आयंस होंगे वही क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं। और जब भी कोई आयन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा, लोरेंज फोर्स कार्य करेगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा, इस फोर्स के कारण वो डिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स, यहाँ पर जैसे डिफ्लेक्शन हमने दिखाया है कि अगर उनका डिफ्लेक्शन इस प्रकार हो गया तो वो इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। अब बाहर कब निकल सकते हैं, जब दो फोर्स अगर लग रहे हैं और फिर भी वो डिफ्लेक्ट ना हो, इसका मतलब दोनों फोर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट होंगे, यानी दोनों फोर्स क्या हो, इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये आयंस स्ट्रेट पाथ को बनाए रखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में F1 और F2 दो फोर्स हैं, अगर दोनों इक्वल हुए तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसके कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इनका पाथ जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा और वो स्ट्रेट पाथ को बनाए रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, अगर वो इक्वल हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, विद्युत बल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपने पास में होगा E इक्वल टू F इक्वल टू QE होता है। इनका आयंस का हमारा चार्ज कितना है, Ne है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कितना होगा, QVB होता है। तो ये हो गया NeVB। ठीक है, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है तो ये जो हमारे आयंस है वो सीधी रेखा में होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो आयंस
इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल हो जाए, एफ ई और एफ बी, तो उस कंडीशन में आयंस बाहर निकलेंगे और सेम वेलोसिटी के होंगे सारे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर E फिक्स होगा, B फिक्स होगा, N और E फिक्स है ही, क्योंकि ये हमारा आवेश है, डिपेंड क्या कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। तो जिनकी वेलोसिटी इस प्रकार है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वही आयंस क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, तो सबकी वेलोसिटी सेम होगी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि NEE इक्वल टू NEVB। तो यहां से वेलोसिटी का मान कितना आ गया, NE से NE कैंसिल, E अपॉन B। जिन पार्टिकल्स की, जिन आयंस की वेलोसिटी इतनी है, वो क्या हो जाएंगे, इससे बाहर निकलेंगे और सेम वेलोसिटी के हमें ये आयंस प्राप्त होंगे, ठीक है। इसको लिखो। ठीक है, आप लोग यहाँ पर मास स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन भी लिख लेना कि मास स्पेक्ट्रम क्या होता है। भिन्न भिन्न परमाणुओं भिन्न भिन्न परमाणुओं के संगत भिन्न भिन्न रेखाओं के समूह को द्रव्यमान वर्णक्रम कहते हैं। द्रव्यमान वर्णक्रम मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मास स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ हमारा था, उससे हमें क्या मिलता है, मास स्पेक्ट्रम मिलता है। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जो हमारे पार्ट्स होते हैं, आयन सोर्स हमने पढ़ा और फिल्टर हमने पढ़े, ठीक है। फिल्टर से यहाँ पर अपने पास में हमने एनर्जी फिल्टर, मोमेंटम फिल्टर और वेलोसिटी फिल्टर को देखा। तो हम लोग अलग अलग जो हमारे मास स्पेक्ट्रोग्राफ होते हैं, उनके अंदर किसी भी फिल्टर को यूज कर सकते हैं। जिस भी टाइप के अगर हमें आयंस देखने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिल्टर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ आप लोगों के सिलेबस में है, एक तो आप लोगों के है बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, बेन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, और सेकंड आप लोगों के है बेन ब्रिज एंड जॉर्डन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, इन स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बेन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से ज्यादा सुग्राही जो होता है, वो बेन ब्रिज एंड जॉर्डन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब जो हमारा मास स्पेक्ट्रोग्राफ था, उसके हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए थे। थर्ड हमारा आता है अभिलेखन कक्ष, रिकॉर्डिंग चेम्बर, ठीक है। अभिलेखन कक्ष जो होगा हमारा रिकॉर्डिंग चेम्बर, इसके अंदर क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट होती है। उस फोटोग्राफिक प्लेट पर जब
आयंस टकराते हैं तो क्या करते हैं, वो एक तीक्ष्ण रेखा बनाते हैं। ठीक है, वहां पर ये रेखाएं अंकित हो जाती हैं। अब ये जो रेखाएं अंकित होती हैं वो हमारे क्या होंगे कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के संगत, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के परमाणुओं के संगत। ठीक है, अलग अलग मास के जो हमारे एटम्स हैं, उन एटम्स के हमने आयंस लिए थे, तो अलग अलग मास के अगर आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग यहाँ पर भिन्न रेखाओं का समूह बनाते हैं। ठीक है, इनके मास m1, m2, m3 इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे आयंस आ रहे हैं, ठीक है, मान लो बहुत सारे हमारे आयंस हैं, तो उन आयंस के टकराने से जो रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि किस किस मास के, यानी कितने टाइप के, यहाँ पर कितने मास के टाइप्स के आयंस वहां पर थे। ठीक है, और इन रेखाओं से क्या किया जा सकता है, इस स्पेक्ट्रम से न्यूक्लियस के मास को कंप्लीटली स्टडी किया जा सकता है, और इसके द्वारा जो हमारे न्यूक्लियस की बाकी की जो प्रॉपर्टीज होंगी उनके इंटरेक्शन के बारे में वो स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्डिंग चैम्बर होगा इसके अंदर फोटोग्राफिक प्लेट को यूज करते हैं। तो ये आप लोगों का जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ था उसके तीनों पार्ट्स थे, आयन सोर्स, फिल्टर, फिल्टर के अंदर फोकसिंग भी होती है। ठीक है, जो हमने फिल्टर पढ़ा था उसके साथ में वहां पर फोकसिंग भी होती है, यानी इनकी डायरेक्शन को भी फोकस किया जाता है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से अगर अपने पास में आयन हमें मिल रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन को फोकस किया जाता है और इन्हें एक्सेलरेट किया जा सकता है। और थर्ड हमारा रिकॉर्डिंग चैम्बर रहेगा। तो अब इन तीनों को यूज करके अलग अलग स्पेक्ट्रोग्राफ बनाए गए थे। तो सबसे पहले जो हमारा बैनब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है आपका, उसके बाद में बैनब्रिज एवं जॉर्डन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है, और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि डबलेट मेथड क्या होता है स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर। आप यहाँ पर हमने जो स्पेक्ट्रम देखेंगे इसके अंदर हम देखते हैं कि सेम जो मास वाले अलग अलग आयंस हैं वो पास पास में क्या बनाते हैं, रेखाएं बनाते हैं। ठीक है, तो इनसे हमें डबलेट मिलते हैं, यानी सेम मास के जो आयंस हैं उनसे हमें क्या मिलते हैं, डबलेट मिलते हैं। तो उस डबलेट मेथड से हम लोग एटम्स के मास को निकालना पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जो भी आपके हैं उन सबको हम पढ़ते हैं।